हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सबको एकदम याद होगा कि जो पावर शेयरिंग होता है एक तरह का ग्रेट सेव है जो इंश्योर करता है कि आपके कंट्री में जो पावर का कंसंट्रेशन कुछ एक आदमी या एक आदमी के हाथों में ना हो जाए। सो क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और ए फ्यू हैंड। सो इसी तर्ज पर जो फेडरलिज्म भी एक टाइप का पावर शेयरिंग है। क्या है फेडरलिज्म? एक तरह का पावर शेयरिंग है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको पावर शेयरिंग में आपने देखा था कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करेक्ट, चार तरह के हमने पढ़े थे। ठीक है, तो जनरली पूरे दुनिया में क्या होता है कि पूरे कंट्री के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, केंद्रीय सरकार होगी, यूनियन गवर्नमेंट भी हम जिसको बोलते हैं, और स्टेट के लिए या प्रोविंसेस के लिए क्या होगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा। राइट। हमारे कंट्री में क्या है? सेंट्रल लेवल के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया जो पूरे कंट्री को देखता है, और स्टेट लेवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट हो गया। राइट। बट हमारे कंट्री में एक और टीयर है, वो हमारा थर्ड टीयर है जो लोकल लेवल पे काम करता है। विलेज लेवल पे पंचायत के रूप में काम करता है, और टाउन में म्यूनिसिपलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इनके जो पावर हैं, जो तीनों टीयर्स के तीनों लेवल्स के जो पावर हैं वो वेल डिफाइंड है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो अपने डोमेन में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। राइट। यानी कि जो फेडरलिज्म है ये क्या है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है एट डिफरेंट लेवल। राइट। और ये आप देखिएगा तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इससे ये उल्टा हुआ। यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है पावर का, कुछ एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल बोल सकते हैं उनके हाथ में हो जाता है। उन्हीं कंट्रीज को हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। यहाँ पे डिक्टेटर है, जैसे हमारा एग्जाम्पल ग्रुप में नॉर्थ कोरिया। ठीक है, बट फेडरलिज्म ऐसा नहीं है। यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल जैसे हमारे कंट्री में है। तो अगर हमें बोला जाए कि इनके डिफरेंसेस को लिखिए तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या अगर कुछ और लेवल है भी तो वो जो सेंट्रल लेवल है ना उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। मतलब समझिए कि उसी के सब ऑफिसेस हैं जो उसके अधीन काम करते हैं। परंतु जो फेडरलिज्म में ऐसा नहीं है। दो या दो से ज़्यादा लेवल्स टीयर्स में पावर का शेयरिंग होता है। ठीक है, यूनिटरी में आप देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंसेस और द लोकल गवर्नमेंट। करेक्ट, वो ऑर्डर पास करता है। परंतु फेडरल सिस्टम ऐसा नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास नहीं करते हैं जो उनके डोमेन का सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन का सब्जेक्ट हो गया उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद यूनिटरी गवर्नमेंट में जो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब आपने समझा ओनली एक ही लेवल है, वही लोगों के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ठीक है, परंतु फेडरलिज्म में दो अगर टीयर है, दो लेवल है या दो से ज़्यादा है, सारे अपने अपने डोमेन के लिए सेपरेटली दे विल बी आंसरेबल टू द पीपल। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है उस राज्य के लोगों के लिए, है ना। उनके समस्याओं को सुलझाते हैं, उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी कि चाहिए तो केंद्र सरकार तक पहुंचाते हैं। राइट। तो ये आप डिफरेंस तो आराम से समझिए। अब मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी हमने देखा कि फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास नहीं करता है, परंतु क्या हमारे कंट्री में ऐसा है? हमारे कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, ऑर्डर पास नहीं करता है? ठीक है, मैंने आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा है, आप इसका आंसर अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स को। 7 फीचर हैं, सातों दिमाग में डाल लीजिए। मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताने का कोशिश किया है। पहला फीचर क्या है जो अभी आप समझ चुके हैं?
दो या दो से ज़्यादा लेवल्स का गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारे कंट्री में 3 लेवल का है, ठीक है, राइट। अब समझिएगा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो तीनों जो टीयर है हमारे गवर्नमेंट में, दे गवर्न द सेम सेट ऑफ पीपल। मतलब समझिए कि एग्जाम्पल के लिए एक गांव का, चलिए रामपुरा गांव लेते हैं, उसके एक निवासी हैं जिनका नाम है, आप ले लीजिए चलिए मिस्टर एक्स, ठीक है। तो गांव में जो मिस्टर एक्स हैं उनको कौन गवर्न कर रहा है? 3rd टीयर हमारा, राइट, जो वहाँ का ग्राम पंचायत ऑफिस है, क्योंकि ये जो मिस्टर एक्स हैं ग्राम सभा के मेंबर भी हैं। ये वहाँ पे अपना विचार भी देते हैं, उनको एडवाइस भी देते हैं, ठीक है। हम आगे समझेंगे ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर इनके घर में कुछ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो ये अपने ग्राम पंचायत ऑफिस में जाएंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, समझ गए। परंतु अगर हम कहें कि अगर वो मिस्टर एक्स का जो गांव है वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो भी इनको गवर्न कर रहे हैं, राइट। और कुल मिला के वेस्ट बंगाल तो हुआ भारत में, ठीक है, एक राज्य हुआ। तो यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी तो मिस्टर राजू को, जो मिस्टर एक्स हैं उनको तो गवर्न कर ही रहे हैं। यानी कि जो मिस्टर एक्स हैं वो, उनको अलग अलग लेवल में उनको गवर्न किया जा रहा है। मिस्टर एक्स सेम ही है, ठीक है, समझ गया ना। तो एक बड़ा खूबसूरती है फेडरलिज्म का, जिसमें डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, परंतु जो उनका जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, ये सब अपना अपना डिफाइंड वे में करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनको एक पॉन्ड के लिए कुछ टैक्स देना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आकर उनसे टैक्सेशन करेगा, अगर डिफाइंड है नहीं। इस पे जो टैक्स लगेगा वो टैक्स जो लोकल, जो गवर्नमेंट है, जो लोकल ग्राम पंचायत है, वही लेगा, तो ग्राम पंचायत ही लेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार लेने के लिए आ जाएगा और केंद्र सरकार लेने के लिए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी मामले में इनको पता है कि कौन इनको गवर्न करेगा। अगर इनको पंचायत में है तो इनको अगर जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना है तो ऐसा नहीं है कि चले जाएंगे बोलेंगे दिल्ली में मैं जाके बनवाऊंगा, हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिवीज़न है, कौन किसका कितना पावर, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। तो हमारा दूसरा फीचर में बहुत क्लियर था, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल, दूसरे फीचर को ही हम और डिटेल से समझ रहे हैं, ठीक है। हमने बात किया डोमेन के बारे में, तो कैसे डोमेन डिसाइड होता है, कहाँ लिखा हुआ है आखिर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये लिस्ट बनाया हुआ है। क्या लिस्ट है? उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, वो यूनियन लिस्ट में डाला हुआ, यानी जो केंद्र सरकार जिस पे काम करेगी, जो अपना निर्णय ले सकती है, लेजिस्लेशन बना सकती है, ठीक है। वो कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100, ठीक है। और एक स्टेट्स के लिए भी इसने एक लिस्ट बनाया हुआ है, हमारे संविधान में है 7th शेड्यूल में। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर आपको पता है कि हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संविधान में कितने शेड्यूल हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके आंसर को जानकर, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में क्या है? यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें हैं। जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए क्या है? फॉरेन अफेयर। फॉरेन अफेयर में आखिर अगर बोल दिया जाए कि राज्यों को निर्णय लेना है तो क्या सही होगा? नहीं। फॉरेन अफेयर तो हमारे नेबर से कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, हमारा यूएसए के साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए, और डिफरेंट कंट्री के साथ हमारा क्या पॉलिसीज़ होना चाहिए, इसका डिसीजन कैसे कोई, अब मैं बोलूँ कि ग्राम पंचायत को दे दें इसका, वो ले इसके बारे में सोचेगा तो सही नहीं है ना, क्योंकि ये जो निर्णय है पूरे देश को अफेक्ट करेगा। तो ऐसे चीज़ें जो पूरे देश को अफेक्ट कर दे, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो करेंसी है, ये तो पूरे देश को अफेक्ट करता है ना। तो इसीलिए इस तरह के 100 सब्जेक्ट कहाँ डाला हुआ है? यूनियन लिस्ट में, राइट। और स्टेट लिस्ट में जो एक पर्टिकुलर स्टेट को अफेक्ट करता है, जैसे पुलिसिंग। आप समझिए कि अपना अपना स्टेट का पुलिस हो जाए, महाराष्ट्र पुलिस है, कर्नाटका पुलिस है, बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, राइट। और ट्रेड में भी एक्चुअली जो लोकलाइजेशन होता है ना ट्रेड में, वो अपना अपना स्टेट्स का अपना अपना तरीका है, ठीक है। हालांकि यूनिफॉर्मिटी रहती है बट तरीके तो
अगर जगह जगह में आप जाएंगे तो चेंज होते रहते, तो इनको किस में डाला गया? स्टेट लिस्ट में। कॉमर्स है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई। तो ये कुल मिला के इस तरह के 61 जो सब्जेक्ट्स हैं ना, 61 सब्जेक्ट कहाँ है? स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। अब समझिएगा, कुछ एक ऐसा भी लिस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है कनकरेंट लिस्ट। उसमें कितने तरह के सब्जेक्ट हैं? 52 टाइप के, याद कर लीजिएगा इसको, 100, 61, 52। और आप ये ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था, जब 7th शेड्यूल बनाया गया था, तो इस तरह का इतना नहीं था, कुछ अलग था। तो बाद में इसमें एडिशन और डिलीशन होता रहता है, ठीक है। कनकरेंट लिस्ट में टोटल कितने हैं? 52 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है। यहाँ पर ट्रेड से कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड तो स्टेट लिस्ट में है, बट ट्रेड यूनियन, जो यूनियन होते हैं, संघ जो लोग बनाते हैं, जैसे वहाँ पे जो मजदूर होंगे वो सब मिलके एक कुछ यूनियन बनाते हैं ट्रेड में, ठीक है, अपना डिमांड को आगे रखने के लिए, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए, जैसे अपने वर्किंग आवर को दुरुस्त करवाना चाहते हैं, कम करवाना चाहते हैं, इस तरह की बातें ट्रेड यूनियन में की जाती है। उनको वेजेज कम मिल रहा है, उसको बढ़वाना है, ठीक है। अब हो गया मैरिज, ठीक है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। इस तरह के कुल मिला के मैंने 5 यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रखे हैं, हालांकि 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक किसमें है? कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें दोनों बना सकते हैं। इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेजिस्लेशन ला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट पे लेके आ सकती है। बट अगर आप पूछिएगा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, मान लिया जाए कि फॉरेस्ट का अगर हम बात करें, उसमें एक अगर कर्नाटका सरकार है, कुछ लेके आती है, ठीक है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा नहीं मैं भी लेके आऊँगा, बट आपका वाला नहीं मानूंगा, तो पता है इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ संविधान में कि कनकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, बट अगर केंद्र सरकार ने भी बनाया, राज्य सरकार ने भी बनाया, तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ चीज़ राज्य सरकार के बनाया हुआ चीज़ पे प्रिवेल करेगा, ठीक है, यानी राज्य सरकार वाले को साइड कर दिया जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। अगर और ये ध्यान दीजिएगा, हमारा संविधान तो बना था, बीच बीच में एडिशन डिलीशन किया हुआ है इसमें 7th शेड्यूल में, परंतु कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उस समय थे ही नहीं, या हमें ज़रूरत नहीं लगता था कि ये ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है। इसको हमने क्या कर दिया? एक रेसिडरी पावर करके बना दिया। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए साइबर लॉ, ठीक है। साइबर लॉ अभी इसका जरूरत है, साइबर क्राइम कितने होते हैं, तो साइबर लॉ के लिए तो यहाँ पे बोला गया रेसिडरी पावर है ना, वो किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ है। यानी कि एक तरह से समझिए कि कुल मिला के यूनियन लिस्ट का ही हिस्सा है, ऐसा बोल नहीं सकते, बट पावर उसी तरह के, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें लेजिस्लेशन बना सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब समझते हैं तीसरा फीचर। मैंने आपको बोला था टोटल 7 फीचर, दूसरा फीचर को मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है? जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या जुरिस्डिक्शन है, किस लेवल का क्या जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है उनके एग्जिस्टेंस का और उनके ऑथोरिटी का, राइट? हो गया ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक तरह से उनको घर एग्जिस्टेंस, उनके वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका ऑथोरिटी क्या है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनको गारंटी देता है। सो कुल मिला के एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टियर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, करेक्ट ना? ओके, अब फोर्थ फीचर देखते हैं। ये जो संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजन है, फंडामेंटल प्रोविजन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिक फीचर। ये जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको कोई एक लेवल, जैसे हम बोलें कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने दम पे चेंज नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नहीं तो जब देखेगा केंद्र सरकार की देखिए हमें फायदा हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा अपने फेवर में। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे जो चेंजेज अगर करने हैं ना, तो इसमें दोनों लेवल का, यानी कि स्टेट लेवल का भी, यहाँ पे थर्ड टियर का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सेंट्रल लेवल जो यूनियन गवर्नमेंट हो गई और स्टेट लेवल में जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे कुछ चेंजेज आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस में, ठीक है। और कैसे होता है? जैसे फंडामेंटल प्रोविजन में खुद एक यही प्रोविजन है, शेयरिंग ऑफ पावर,
ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ पावर को आप खुद ही पार्लियामेंट अगर सोचे कि मैं चेंज कर दूं तो नहीं कर सकता। सबसे पहले तो उनको अपने यहाँ ही बिल अगर लेके आएंगे चेंज करने के लिए, पार्लियामेंट में ही दोनों हाउसेस में, जो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उन दोनों में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होगा, 2/3 मेजोरिटी से। और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर बिल होगा इसको स्टेट्स में भेजने होंगे, और कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट इसको अगर रेटिफाई करता है, यानी कि अग्री करता है, तभी ये बिल पास होगा, ठीक है। अगर 40% भी स्टेट ने सिर्फ किया, 50 नहीं हो पाया, तो बिल पास होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला फीचर, जो हमारा 5th फीचर है। जो हमारा कोर्ट्स है ना, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास एक पावर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनके पावर को भी वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर कभी विवाद होगा, कभी कोई ऐसा विवाद होता है कि नहीं 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 ये तो स्टेट लिस्ट में है और आप यूनियन गवर्नमेंट वाले इसमें कैसे दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऐसा विवाद होता है, तो विवाद के समय में जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा, अंपायर के रूप में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो अंपायर रहेगा और अपना डिसीजन लेगा। बढ़िया, देखिए, तो इसका मतलब आप समझिएगा, जो संविधान का जो इंटरप्रेटर है, जो संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टडियन है, हम किसको बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। दिमाग में बात डाल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर या कस्टडियन, ठीक है। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर विवाद होता है, या दो स्टेट्स के बीच में विवाद होता है, ठीक है, तो वहां पे अंपायर का काम कौन करेंगे, अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बट जहां इंटरप्रेट करने की बात होती है, वहां पे हमारा हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकता है, राइट। ये समझ में आया। अब चलिए 6th फीचर क्या है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फेडरलिज्म का, क्योंकि अगर किसी को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, किसी को किसी पर्टिकुलर लेवल को यही पता नहीं है कि उसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएगा ना दूसरे लेवल पे, तो दूसरे लेवल तो उस पर हुक्म चलाना लगेगा, ठीक है। ये बड़ी समस्या रही है हमारे यहाँ, खास करके पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि उनके पास अपना रेवेन्यू जनरेशन के तरीके नहीं थे पहले। अगर हम देखा जाए 90s के पहले नहीं थे, तो उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपके पास आज़ादी नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होंगे ना, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कैसे कैसे होगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, राइट। कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में एक आर्टिकल 280 है, वहाँ पे बताया हुआ है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा जो आपको बताएगा कि जो टैक्सेस जो जमा होती है ना, उसका डेवोल्यूशन कैसे होगा, हॉरिजेंटल कैसे उसको बांटेंगे, हॉरिजेंटली वर्टिकली, उसमें फार्मूला दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे एक कंडीशंस हैं, एक कंडीशन के बाद ये इसको इतना शेयर जाएगा, इतना % शेयर जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी फोर्स में है, कौन सा फाइनेंस कमीशन, 14th है, 15th है, 16th है, 17th है। और अगर आपने आंसर दे दिया, बड़ा मजा आ जाएगा। और ये भी बताइए कि उसके हेड कौन है, जो भी फाइनेंस कमीशन हो, अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको, उसके हेड कौन है जो भी फोर्स में है, राइट, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा 3rd टियर के लिए भी प्रोविज़न है ताकि उनको भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, ये आर्टिकल 243I में दिया हुआ है कि हर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन रखेगा, जो एक मेथडोलॉजी निकालेगा, मैकेनिज्म बताएगा कि कैसे इन ग्राम पंचायत को, कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे मजबूत किया जाएगा। 243I में ध्यान रखिएगा, ये बात करता है सिर्फ ग्राम पंचायत से, ठीक है। तो इनमें इनको किस तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये अब अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो सकते हैं,
क्या मेथडोलॉजी होगा, जिसे ग्रांट इनको कैसे दिया जाएगा, कैसे बंटवारा किया जाएगा अमंग डिफरेंट डिफरेंट ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लाइक दैट। ठीक है, समझ गए ना? ओके, तो आपको दिमाग में थोड़ा घुस गया होगा। आर्टिकल 280 है जो फाइनेंस कमीशन हो गया, जो स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट उसके बीच में बंटवारा करता है। ठीक है, और आर्टिकल 243 आई किससे रिलेटेड है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो थर्ड टीयर के लिए है। ठीक है, गॉट इट। अब हम समझते हैं लास्ट फीचर क्या है। ये जो फेडरल सिस्टम है, इसके डुअल ऑब्जेक्टिव हैं, दो ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एकता को बनाए रखना है, हमारे कंट्री को सेफ रखना है। किसी भी तरह एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो या आपका इंटरनल कोई एग्रेशन हो जाए, ठीक है, उस सबसे हमें डट के मुकाबला करना है। ऐसा पहले तो इंटरनल का ऐसा आना ही नहीं चाहिए सिचुएशन, और एक्सटर्नल कोई एग्रेशन हो जाए तो उसको हम डट के मुकाबला करें। हमारी आर्मी इतनी स्ट्रेंथेंड हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो, ताकि इसकी नौबत सबसे पहले ना आए। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। अगर आप लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में लगभग 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं। ठीक है, और इनफैक्ट अगर थोड़ा लैंग्वेजेस को आप ग्रुपिंग करके भी बना देना, जो एक तरह के हैं, थोड़ा उनको ग्रुपिंग भी कर दे, नियर वाला को सिमिलियर वाले को, तब भी लगभग अराउंड 121 हमारे यहाँ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। सोचिए कितना डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, सो हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो फेडरलिज्म है, ये हमारा जो रीजनल डाइवर्सिटी इसको एकोमोडेट करे, सबको लेके चले, सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है, हम मजबूत रहें, ठीक है, हम सेफ गार्डेड रहें, ठीक है, और हमारे रीजनल डाइवर्सिटी में सबका समावेश हो, इंक्लूसिव हो। ठीक है, हमारे डुअल ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमारा जो फेडरलिज्म है, हमारा हमें सेफ गार्ड करता है हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं। ठीक है, सब डट के रहते हैं बॉर्डर पे, सीमाएं पे अपनी जान की कुर्बानी करते हैं। तो हम क्या हैं? हम सेफ हैं, हमारे सिटीजन सेफ हैं। ठीक है, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको हमारा फेडरलिज्म समावेशित रूप से लेकर स्ट्रांग करता है, और हमारा जो कंट्री ना और भी स्ट्रांग हो जाता है जब सबका इंक्लूसन हो जाता है, चाहे तमिलियन हो, चाहे बिहारी हो, चाहे कोई पर्टिकुलर रिलीजन के हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो। ठीक है, गॉट इट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब समझिएगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा जो कंट्री में, अगर आप ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के इतना ज़्यादा डिवीजन था, अराउंड 565 तो प्रिंसली स्टेट्स थे, 565। अब हम बात कर रहे हैं फेडरलिज्म कैसे हमारा बना, कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, उस समय क्या था कि इंडिया में 3 तरह के स्टेट्स होते थे। एक टेरिटरी जो ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ब्रिटेन का जो द ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में थी, और उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर ले लिया 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो वो ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरी थी, और एक थे प्रिंसली स्टेट, कुल मिला के वो भी कठपुतली थे, अंग्रेज लोग कठपुतली थे, परंतु वहां पे उनके प्रिंसेस थे। ठीक है, और कुछ कॉलोनियल टेरिटरीज हो गए किसके? फ्रांस एंड पुर्तगाल, उनके कॉलोनीज, जैसे गोवा का एरिया हो गया, पौंडीचेरी का एरिया हो गया। ठीक है, सो कुल मिला के जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे ना, और अभी देखिए इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। समझिएगा, तो आखिर जर्नी हमने कैसे किया? ये प्रिंसली स्टेट्स जो इतने सारे थे, सब ने क्या डिसाइड किया कि भैया हम सब मिलके एक हम कंट्री बनाएंगे, हम सब एक कंट्री में, या हमने डंडा मार के बोला कि सब भाई आओ हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, जबरदस्ती? ठीक है, क्या सबकी इच्छा थी? तो असलियत में देखिएगा तो सबकी इच्छा तो नहीं थी। इनफैक्ट उनमें से कुछ जो थे ना, वो तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे,
और उनमें से कुछ ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, क्योंकि उनको ऑप्शन मिला था, या तो आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो ठीक है, या क्या इंडिया में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पार्टीशन के समय में, ठीक है। तो क्या जिस तरह से हम एक फेडरल कंट्री बने, दूसरे कंट्री भी उसी तरह से बने हैं? जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, क्या वो भी हमारे तरह से ही बने हैं? नहीं, एक अंतर है। कंट्री जैसे फेडरल कंट्री बनती है ना, उसमें एक अंतर है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, जो छोटे 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 जो यूनिट्स हैं ना, वो एक साथ आते हैं, ठीक है, अपने मर्जी से, ठीक है, अपने मर्जी से आते हैं और एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं। वो अपने सॉवरेनिटी के, अपने सार्वभौमिकता को पूल करते हैं, और क्या होता है फिर उनका सार्वभौमिकता क्या हो जाता है, और ज़्यादा स्ट्रांगर हो जाता है। हालांकि वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। इनफैक्ट अगर उनका सपोज वो एक पर्टिकुलर प्रोविंस का अपना एक फ्लैग होगा ना, उसको भी वो रिटेन करेंगे, अपने लॉ को भी रिटेन करते हैं, ठीक है। और इसमें इस तरह का जो फेडरेशन होता है ना, जिसमें लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, सबका इक्वल पावर होता है, ठीक है, और वो इक्वली स्ट्रांग होते हैं अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर दादागिरी नहीं करता है, ठीक है ना, समझ गए। इस तरह के एग्जाम्पल आपको कौन कौन से आप बोल सकते हैं, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। यूएसए में जो 51 उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो अभी स्टेट्स हैं, वो सभी ने सोचा कि भैया हम अपने अपने सॉवरेनिटी को हम पूल करते हैं और एक साथ आ जाते हैं। और एक साथ आने के बाद क्या हो गया, वो क्या कहलाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी देखिए कितना स्ट्रांगर है, बट उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। इनफैक्ट उनके यहाँ क्या है कि एक कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर स्टेट में लीगल होगी, दूसरे स्टेट में इलीगल हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अभी दूसरा जो टाइप है जिसमें हम हैं, इंडिया है, वो क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर हमने पकड़ के रखा हुआ है मजबूत तरीके से, ठीक है। बोला भाई आप हमारे पार्ट हो, यूनियन ऑफ इंडिया के आप पार्ट हो, और किसी भी हालत में आप हमसे सेसेट नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते। और हमारी मर्जी, हम जब चाहे तब आपका नाम बदल देंगे, जब चाहिए तो आपके कुछ बाउंड्रीज को हम अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर है, और हमने सबने एक साथ हमने अपने आप को बांध के रखा है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखा है, यूनिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया, राइट। क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका अगर कुछ देखिएगा तो आपको क्या लिख सकते हैं कि जब एक कोई बड़ा कंट्री, एक लार्ज कंट्री डिसाइड करता है कि अपने पावर्स को वो बांटे, हमने कैसे बांटा, हमने वर्टिकली बांटा हुआ है, ठीक है, बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ एक और टीयर है, ठीक है। इस तरह के जो फेडरेशन होते हैं ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पावर का झुकाव होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूनिटरी हो जाएगा, परंतु थोड़ा थोड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि भाई एक मजबूत हाथ रहेगा तभी तो थाम कर रखेगा बाकियों को, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। अभी आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था इस वीडियो के शुरुआत में, आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ फेडरलिज्म होने के बावजूद इंस्ट्रक्शन देता है स्टेट्स गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे बनने का तरीका ऐसा है, हम ऐसा बने हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जो हमारा स्टेट्स हो गया, कुछ यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है, इनमें कुछ अनइक्वल पावर्स भी होता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए कि यूनियन टेरिटरी के पास अपना पावर नाम का कुछ ज़्यादा है नहीं, कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना शासन चलाती है यूनियन टेरिटरीज में। और दूसरी तरफ देखिए कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ, उनके पास स्पेशल पावर है, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का बढ़िया एग्जाम्पल आप कौन कौन हो गया, बेल्जियम, स्पेन एंड इंडिया, ठीक है। आप आराम से लिख दीजिएगा होल्डिंग टुगेदर के बारे में। अब ये समझिए कि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया ना अनइक्वल पावर है, तो हमारे यहाँ 12 स्टेट्स को ना स्पेशल पावर है। कहाँ पे लिखा हुआ है,
आर्टिकल 371। थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी ना आर्टिकल 370, आप सबने देखा है, बड़े मज़ेदार मूवी है, बड़े इंटरेस्टिंग एंड हिस्टोरिकल फैक्ट को बताती है मूवी है। ठीक है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मूवी को जाके देखिए, आपको थोड़ा हिस्ट्री बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो 12 स्टेट्स हैं ना, ये आर्टिकल 370 वाले नहीं है। आर्टिकल 370 तो था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको हटा लिया गया। ठीक है, आर्टिकल 371 है एक ज़्यादा। इसमें क्या है ना, 12 स्टेट्स को ना स्पेशल पावर दिया हुआ है। कौन कौन से स्टेट हैं आपको याद रहेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब सिंस आंध्र प्रदेश ही दो पार्ट है बटा, तो उनको भी मिल गया, तेलंगाना को भी मिल गया। ठीक है, अब फिर नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन हो गए? नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। आपको याद रहेगा। वेस्ट साइड में आप देखिएगा, वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, साउथ इंडिया में देखिएगा तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राइट, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए तो नागालैंड, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। दिमाग में आ गया। फिर मैंने आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरी के पास ना स्टेट के जैसा पावर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेशल पावर रख के शासन चलाती है। ठीक है, हमारे यहाँ 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन है? एक हमारा दिल्ली हो गया, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और अभी फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। ठीक है, दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। पहले स्टेट था बट अब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद ये क्या बना दिया गया है? 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। राइट, तो जम्मू कश्मीर को सिर्फ यूनियन टेरिटरी को बोला गया है कि आपका होगा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तीसरा कौन सा है? पुडुचेरी। ये आप याद रखिएगा, पहले कितने थे? 2 ही थे, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब उसमें जम्मू एंड कश्मीर ऐड हुआ, लद्दाख नहीं। राइट फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि फेडरलिज्म का प्रैक्टिस कैसे होता है, हमारे कंट्री में कैसे हुआ, क्या हमारा जो फेडरलिज्म और मजबूत हुआ है। ठीक है, क्या क्या बीच में घटनाएं हुई। संविधान तो बना था उस समय, हम फेडरल बनना था, हमने तो बन लिए हम, बट क्या उसके बाद मजबूत हुई या थोड़ा प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम तो आएगा, ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, बट हम सब चलिए समझते हैं। अगर 1947 के अगर आप मैप को देखिएगा और अभी के मैप को देखिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि 1950 में मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स के कुछ तरीके थे, कितने तरह का, कुछ प्रिंसली स्टेट हो गए, कुछ ब्रिटिश इंडिया वाले स्टेट हो गए। तो कुल मिला के उसमें जो डिवीजन था ना 4 कैटेगरी में था और टोटल 29 थे इस तरह का रीजन्स। उनको या तो स्टेट बोलिए या प्रोविंसेस बोलिए। ठीक है, पार्ट ए में क्या होता था, जिसमें 9 प्रोविंसेस थे जो फॉर्मर गवर्नेंस प्रोविंस बोलते थे। पार्ट बी में 9 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्ट सी था, उसमें फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स हो गया प्लस चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हो गया। पार्ट डी, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पार्ट डू में क्या हो गया? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ? 1948 में एक कमीशन आया, जिसका कमीशन का नाम क्या था? एसके ढार कमीशन। ठीक है, एसके ढार कमीशन में क्या हुआ? इन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए भैया, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन अगर करना है स्टेट्स का 1948 में, इसको हम लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं कर सकते। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखना है, कितना हमें सहूलियत होगा शासन व्यवस्था में। ठीक है, ऐसा नहीं देखना है कि कोई तमिल बोल रहा है तो उसका अलग स्टेट होगा, कोई तेलुगु बोला तो उसका अलग स्टेट होगा, जो कोई कन्नड़ा बोला तो उसका अलग स्टेट होगा, कोई गुजराती बोला तो उसका अलग स्टेट होगा। ऐसा नहीं है। लिंग्विस्टिक फैक्टर को लेके हम ना स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। किसने बोला? एसके ढार कमीशन ने 1948 में। उसके बाद तब डिमांड तो थी ही, तो एक और कमीशन आया, बहुत फेमस कमीशन। क्या नाम है? JVP कमेटी। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इस कमेटी ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया कि भाई लैंग्वेज का हम बेसिस रख के ना हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे।
नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने एक वादा किया कि देखिए हम आगे जाके ना पब्लिक डिमांड के अनुसार इस इशू को हम फिर से देखेंगे। पता है, जो जेबीबी कमेटी है या जो ऊपर के जो एसके ढार कमीशन थे, इस सबके मन में एक डर था कि कहीं अगर लैंग्वेज के बेस पे अगर हमने बंटवारा किया, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं विखंडित ना होने लगे। ठीक है, ये डर था, हम नए नए आज़ाद हुए थे, डर तो रहेगा ही, ऑब्वियसली ऑब्वियस था मन में। और उसी समय एक बोल सकते हैं कि एक पक्के टाइप के गांधीयन, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामालू, जिन्होंने अपने जीवन को देश सेवा में न्यौछावर कर दिया था। साबरमती आश्रम में रहते थे बहुत ही कम एज से। ये क्या किए कि 56 दिन के 56 डेज का हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। बोला जब तक राज्यों का बंटवारा, खासकर को डिमांड करते थे वो तेलुगु थे, बोला कि जब तक तेलुगु बोलने वाले को आप अलग नहीं कीजिएगा मद्रास प्रोमिनेंस है, क्योंकि वो सब किसके अंडर में थे, जो आज के डेट में जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, कहाँ पे किसके साथ था, मद्रास प्रोविंस के साथ। तो मद्रास था मेन। तो हालांकि आप समझिएगा कुछ तो समस्याएं होंगी, जो तमिल बोलने वाले लोग थे, तेलुगु बोलने वाले लोग, तो समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही होंगी। तो इन्होंने बोला नहीं, हम तेलुगु बोलने वालों को आप अलग कीजिए, और बैठ गए 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे, और स्ट्राइक पे ही भूख के वजह से मर गए। सोचिए अब इससे क्या हुआ, स्पार्क हो गया ये विवाद, और फाइनली आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बनाना पड़ा लैंग्वेज के बेस में। सो लैंग्वेज के बेस में अगर भाषा के आधार पर देखें तो इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बनाया गया, आंध्र प्रदेश। आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 में, ये मरे दिसंबर 1952 में, और 1953 में आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। गॉट इट, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट को अब लगा कि भैया ये जो हमें ना, ऐसे ही उन्होंने प्रॉमिस की थी जेबीपी कमेटी ने कि हमें अफ्रेज देखना चाहिए, तो उन्होंने कमीशन अपॉइंट किया, फजल अली कमीशन। इसके भी 3 मेंबर थे मेनली, फजल अली, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू। इन्होंने फिर सारे फैक्ट्स को देखा, डिमांड को देखा, बेसिस बनाया। इन्होंने भी बोला देखिए ठीक है, हम मान गए ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, बट इन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज तो एक स्टेट, तो इससे क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना उनका बोलने का मतलब क्या था। तो ऐसे हमारे कितने स्टेट बन जाएंगे अगर हमने ऐसा किया, तो कि हमारे कितने लैंग्वेजेस हैं। तो इन्होंने बोला कि जो हमारा प्राइमरी कंसिडरेशन रहेगा वो यूनिटी ऑफ इंडिया रहेगा, भारत की अखंडता हमारा प्रमुख, हमारा मुद्दा रहेगा, ठीक है। और हम लैंग्वेज को कंसिडर करेंगे, बड़े बड़े लैंग्वेजेज हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चालू हुआ स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया। ये रिपोर्ट सबमिट हुई 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। जो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज के बेस पे जो पॉपुलेशन का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कुल मिला के 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरी हो गए 1 नवंबर 1956 को। कितने हो गए, 14 + 6, अभी कितने, 28 + 8। थोड़ा जर्नी हम समझ लें हल्का सा एकदम। गुजरात 1956, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल 1971। याद नहीं करना है, आप दिमाग में डाल दीजिए। हालांकि आगे का क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिए तो आपको याद भी करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987, और ये तो आप सबको याद है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, 2000, तेलंगाना 2014 में। हमारा लास्ट स्टेट वही बना है, ठीक है। तो कितने हो गए, अब हो गए 28 + 8। तो कोई हमारे जो व्यूअर है, क्या कोई बता सकते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी तो थोड़ी ज़्यादा थी, और जी इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर भी स्टेट नहीं रहा, उसको भी आपने यूनियन टेरिटरी में कर दिया, तभी भी आपके नंबर 8 ही रह गए, कुछ गड़बड़ है क्या। तो क्या कोई कुछ यूनियन टेरिटरी को हमने हटा दिया, या कुछ हमने 2 यूनियन टेरिटरी को ऐड कर दिया। अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और अगर आइडिया नहीं है तो गूगल में सर्च करिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, दमन, ठीक है, दादरा, बस इतना ही हिंट दूंगा आपको,
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा डर था, जो एसके ढार कमीशन और जेबीपी कमेटी के जो मन में था कि लैंग्वेज के बेस पे हमने किया तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए रेसिस्ट किया था, बोला हम ऐसे करेंगे नहीं। हालांकि बाद में हुआ, और जब हुआ तो हमें पता चला कि जो हमारा फेडरलिज्म है और मजबूत हो गया है, ये कंट्री को और ज़्यादा यूनाइटेड कर दिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ईजियर बन चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के जब हमने लैंग्वेज का सहारा लिया तो हमारा फेडरलिज्म और स्ट्रॉन्गर बन गया। ठीक है, और ऐसा ही सिर्फ बात नहीं है कि हमारे सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बने, इथेटनिसिटी के बेस पे बने, जैसे नागालैंड का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, सो कुल मिला के ये जो हमने स्टेट्स का क्रिएशन किया बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड इथेटनिसिटी, दिस हैज केम एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ये हमारे लिए और आशीर्वाद बन गया, करेक्ट ना। और जो हमारा ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ना, उसमें हमको 100 में 100 मिलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अगले टेस्ट के बारे में सोचते हैं। अगला टेस्ट क्या हुआ? भाषा। अब जब संविधान बन रही तो सबसे बड़ा संविधान निर्माताओं के साथ एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ कि किसको आप अपना नेशनल लैंग्वेज बनाइएगा। ये बड़ा डाइवर्स कंट्री है। उन्होंने देखा तो बोला 1300 तो लगभग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ग्रुप भी कीजिएगा तो लगभग 121 मेजर लैंग्वेजेज हैं। तो आप नेशनल लैंग्वेज किसको बनाइएगा? तो ज़्यादातर लोगों के मन में विचार है हिंदी, ऑफकोर्स हिंदी। ठीक है, परंतु देखा गया जब डाटा को तो हिंदी तो कुल मिला के सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं, सिर्फ 40%। हालांकि 40% तो हैं, बट सिर्फ 40 ही है ना, बाकी तो 60 तो और भी बोलने वाले हैं ना। तो क्या करें, हिंदी को क्या नेशनल लैंग्वेज बना दें? बोला सही नहीं होगा। तो उन्होंने आर्टिकल 343 में क्या लिख दिया कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंग्लिश के साथ साथ। और इंग्लिश को बोला गया भाई आप यहाँ ना 1965 तक ही रहोगे, यानी कुल मिला के 15 वर्षों तक। ये 1950 की बात है। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमारा नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, तो घंटा, मतलब कुल मिला के कोई नेशनल लैंग्वेज हमारा नहीं है। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन सा है? हिंदी है। ऐसा नहीं बोलिएगा, आप वीडियो में आगे देखिए तो आपको पता चलेगा कि और हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितने हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा जब लैंग्वेज की बात आती है, जो प्रश्न आती है उसको बड़े केयरफुल तरीके से पढ़िए। क्या नेशनल लैंग्वेज पूछ रहा है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है, क्या शेड्यूल्ड लैंग्वेज पूछ रहा है, क्या क्लासिकल लैंग्वेज पूछ रहा है? मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, इस सब का आंसर बदल जाएगा। नेशनल लैंग्वेज घंटा मतलब कोई नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हो गया हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में साथ में ध्यान रखिएगा 1965 तक, उस समय 15 सालों तक। आगे देखते हैं क्या उसके बाद रहा कि नहीं इंग्लिश। हम लोग तो बना रहे हैं स्लाइड और ये वीडियो को अंग्रेजी में, भले ही हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब 1965 नज़दीक आ रहा था तो 1963 1962 के समय में कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स में, लाइक फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, ये पंगा होना चालू हो गया। इतना पंगा बढ़ गया कि इनफैक्ट रोड साइड में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लगाती है ना, मील का पत्थर जो बताती है कितना किलोमीटर कहाँ, वहाँ पर तो हिंदी में लिखा हो कि नेशनल हाईवे है, उस पर भी लोगों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया, उस पर ब्लैक कलर का पेंटिंग लगा दिया। ठीक है, आप इमेजेस में देखिए, इंडिया पोस्ट में जो इंडिया पोस्ट ऑफ लिखा हुआ था वो हिंदी में, उसको भी लोगों ने ब्लैक से मार दिया था। रेलवे स्टेशन पे भी उपद्रव हुआ। ठीक है, बहुत ही मतलब हंगामा हो गया कि हिंदी इम्पोज किया जा रहा है। कुल मिला के आप इंग्लिश अगर हटाइएगा 1965 के बाद हट जाएगी। तो इसको मद्देनज़र लेते हुए हमने क्या बोला, 1963 में डिक्लेयर कर दिया ऐसा नहीं है। चलिए भैया, इंग्लिश विल कंटिन्यू विथ हिंदी बियॉन्ड 1965 ऑल्सो। अब बताया गया कि कौन कौन से एरियाज़ में। ठीक है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब भी कम्युनिकेट करेगी स्टेट्स गवर्नमेंट, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे हिंदी उनकी लैंग्वेज नहीं है, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए, कुछ हमारे स्टेट्स का जो हम उनका जो लैंग्वेज है, क्योंकि स्टेट्स भी अपना लैंग्वेज चूज करते हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में से स्टेट्स हैं, कुछ की उर्दू है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, कुछ स्टेट्स ने 2 लैंग्वेज रखा हुआ, 3 लैंग्वेज भी रखा हुआ। ठीक है, जैसे बिहार में देखिए हिंदी भी है, उर्दू भी है, अब मैथिली भी है। ठीक है,
कुल मिला के अगर आप देखिएगा कि ये जो डर था, जो भय था, उसको भगाने के लिए बोला गया इंग्लिश में कंटिन्यू रहेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऐसे स्टेट्स गवर्नमेंट जिनका हिंदी लैंग्वेज नहीं है, नॉन हिंदी जो प्रदेश हैं, उनके साथ जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा इंग्लिश में होगा या बाइलिंगुअल होगा, राइट। ठीक है, तो कुल मिला के हमने 8वें शेड्यूल में टोटल 14 लैंग्वेजेस को हमने क्या बना दिया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन कौन से थे 14 लैंग्वेज? आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। कितने हो गए? 14। ठीक है, आगे जाकर हमने इसमें परिवर्तन किया और हमने एक लैंग्वेज को और जोड़ा, सिंधी। कब जोड़ा हमने? 1967 में। ठीक है, फिर आगे जाके हमने 3 लैंग्वेजेज और जोड़े। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली 1992 में। थोड़ा और आगे बढ़े और फिर हमने 2003 में कितने लैंग्वेजेज जोड़ दिए? 4 और, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो कुल मिला के कितने हो गए? ध्यान दीजिएगा, 14 में सिंधी जोड़ा, 15, फिर 3 और जुड़ गए, 18, 18 में 4 और जुड़ गए, कितने हो गए टोटल? यानी कि आज के समय में हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस कितने हैं? टोटल 22। और अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर ऐसा ऑप्शन में आ जाए हिंदी, नीचे ऑप्शन में आ जाए इज ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बी आ जाए शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो दोनों में है ना, है ना? ठीक है, राइटली अंडरस्टूड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल लैंग्वेज भी एक होता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज हमने सबसे पहले किसको डिक्लेयर किया? 2004 में तमिल को। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है तमिल लैंग्वेज की। ठीक है, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़ा, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मलयालम, उसके बाद उड़िया लैंग्वेज को सबसे लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है? उड़िया लैंग्वेज। तो कुल मिला के टोटल 6 लैंग्वेजेज हैं, 6 लैंग्वेजेज हमारे कंट्री में, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। शेड्यूल लैंग्वेज में कितने हो गए टोटल? 22। याद रहेगा ना? ओके, तो अगर लैंग्वेज का जो हमारा जो टेस्ट था, लिटमस पेपर टेस्ट हम बोल सकते हैं, उसमें भी हम हो गए पास। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयत्न करते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो नॉन हिंदी प्रदेश हैं उस पर हम थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने कुल मिला के स्मार्टनेस दिखलाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाई, यूनियन गवर्नमेंट ने भी दिखलाई, स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड भी रखी, उसको भी एकोमोडेट किया। तो जो एकोमोडेशन वाली जो पॉलिसी है ना, इसी से तो फेडरलिज्म मजबूत होता है। नहीं तो हमारी स्थिति भी तो श्रीलंका जैसी होगी, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिंघालीस जो उनके लैंग्वेज है ना, उसी को बोला नहीं यही हमारा नेशनल लैंग्वेज होगा। और उन्होंने जो इंडियन एंड तमिल पॉपुलेशन, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं। बट हमने ऐसा गलती नहीं किया, तो हम इस टेस्ट में भी पास हो गए। तो कुल मिला के 2 हमने कैसे बनाया, अपने स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया, और दूसरा लैंग्वेज का। इस दोनों में तो हम बड़े, हमारा फेडरलिज्म और मजबूत हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिश्ता है, इसको समझते हैं। अगर 1990s तक देखें, आज़ादी से लेके 1990 के दशक के पहले तक अगर आप बात करते हैं, तो ज़्यादातर स्टेट्स में पहले यूनियन गवर्नमेंट तो ज़्यादातर रूल रहा, किसका रूल रहा? कांग्रेस का। ज़्यादातर, पूरा नहीं मैं बोल सकता, बीच में जनता दल भी आया, ठीक है, परंतु ज़्यादातर रूल किसका हुआ? कांग्रेस का। ठीक है, और ज़्यादातर स्टेट्स में किसका रूल था? कांग्रेस का ही। ठीक है, परंतु जहां भी जिस स्टेट्स में देखा गया, ये फैक्ट के रूप में देखा गया कि जहां पे भी कांग्रेस की सत्ता नहीं रहती थी किसी राज्य में, तो वहां पर जो यूनियन गवर्नमेंट ने उनसे भेदभाव करने लगा, और इनफैक्ट ना सस्पेंड कर देता था गवर्नमेंट को। ठीक है, आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा ही नियुक्त क्या किए जाते हैं स्टेट में? गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर तो एक तरह से समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है ना, महामहिम गवर्नर जो स्टेट में होते हैं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना डोमेन है, उनका अपना सब्जेक्ट है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा स्टेट लिस्ट में। परंतु आप याद रखिए कि जो साइन, जो फाइनल जो होता है, कोई अगर लॉ, कोई अगर एक्ट स्टेट गवर्नमेंट लेके आ रहा है, तो फाइनली कौन उसको साइन करेगा? गवर्नर ही करेंगे ना। गवर्नर तो किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर वो चाहे तो रोक भी सकते, बोला मैं साइन ही नहीं करूंगा।
ये प्रॉब्लम है इसमें। या उन्होंने, उनके पास पावर होती है गवर्नर के पास कुछ ऐसी ऐसी, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे क्या क्या पावर होती है। वो पावर होती है, कोई एक बिल आया है वहाँ के विधानसभा से ऑलरेडी पास हो चुका है, बट वो बोलेंगे नहीं मैं इसको प्रेसिडेंट का असेंट के लिए मैं रखूँगा रिजर्व, मैं प्रेसिडेंट के पास उसको लेके जाऊँगा। तो समझ लीजिए, तो कुल मिला के उसको किल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर बिल को, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको उसका निदान करना चाहते हैं। समझ रहे ना ये सब बातें क्या है। सो देखा गया कि 1990 के दशक तक अगर स्टेट में कुछ और है, सेंटर में तो कांग्रेस थी ज़्यादातर समय, तो उसका ना कुछ उपाय करके बदला लेगा, राइवलरी होती थी। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बड़ा मिसयूज करते थे। अब मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट का ना, गवर्नमेंट को डिसमिस कर देंगे, बोला चलो डिसमिस, हम प्रेसिडेंट रूल लेके आएंगे। तो एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में है भी आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 356 को मैं थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं, यानी कि अनाउंस कर देंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेट में ना प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जो वहाँ का गवर्नमेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ का गवर्नेंस नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, असंवैधानिक तरीके से वहाँ पे काम हो रही है। और समझिएगा, प्रेसिडेंट है, इसको अपने से भी कर सकते हैं ऐसा प्रोक्लेम, या गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, उनको रिपोर्ट देंगे, या नहीं भी देंगे तो खुद कर सकते हैं। और एक और प्रोविजन है हमारे संविधान में, समझिएगा, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या बोलता है, जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये किनके एडवाइस पे काम करेंगे, ये काम करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये उनके एडवाइस पे काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, आप समझिएगा। तो कुल मिला के अगर सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर पार्टी की हो गई, तो उनके एडवाइस पे काम करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सत्ता में है, बीजेपी। ठीक है, अब बीजेपी जब सत्ता में है तो कैबिनेट मिनिस्टर भी सारे बीजेपी वाले ही होंगे। ठीक है, या एनडीए बोलिए, क्योंकि अभी तो कोलिशन है ना। ठीक है, तो अगर एनडीए वाले ही अगर सत्ता में है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हेडेड बाय जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो आप ये समझिए कि अगर इन्होंने एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, बोला कि भैया कर्नाटक में ना, अब बिहार में जो जो काम हो रहा है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, महामहिम राष्ट्रपति जी थोड़ा प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो आपको पता है ना कि महामहिम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, बोलेंगे अच्छा ठीक है, वो प्रोक्लेम कर देंगे, समझिएगा। और वहाँ पर सरकार ऑलरेडी चुनी चुनाई सरकार होगी, वो गिर जाएगी। और मज़े की बात कि भारत में कम से कम मोर देन 125 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल का उपयोग हो चुका है। अब समझिएगा, इलेक्शन किसी स्टेट में होता है या सेंटर का ही क्यों ना हो, कितना पैसा खर्च होता है, कितना मेहनत लगता है, कितने सरकारी कार्यकर्ता, कितना सरकार का रेवेन्यूज में खर्च होता है, कितने लोगों का समय एक सरकार चुनने के लिए समय जाता है। समझिएगा, रोज़ वो बाजा गाजा के साथ नेता लोग अपना मांगेंगे वोट। तो समझिएगा मेला का मौसम हो जाता है, तो मेला क्या आप सालों भर मेला ही लगाते रहेगा, आपको इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस नहीं देखना है। तो कुल मिला के कितना क्षति होता है अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ठीक है, एक इस इमेज में देखिए कार्टून कि पावर ऑफ स्टेट्स क्या रह गया, सेंट्रल गवर्नमेंट दिखलाया गया है और एक बांट रहे हैं, चाहे आप बोलिए कि प्लानिंग कमीशन के रूप में बोलिए, जो इस कार्टून में व्यक्त किया गया हो। और स्टेट्स ना लाइन में खड़े हैं, जैसे केरला है आगे, उसके बाद हरियाणा, मतलब मद्रास, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बंगाल, बिहार, इस तरह के स्टेट्स मतलब कि सोचिए कि भिखारी की तरह खड़े, बोले भाई हमें कुछ दे दो। ठीक है, और जो उनके मनपसंद वाले नहीं होंगे तो बस साइड हो लीजिए, आप साइड हो लीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस जो इमेज में दिखलाया गया है वो ऐसा ही कुछ था। केरला कांग्रेस वाले नहीं थे, बंगाल भी कांग्रेस वाले नहीं थे,
मद्रास भी कांग्रेस वाले नहीं थे, ठीक है। तो इनको ना कुल मिला के, अब बाद में बिहार में भी बाद में कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, ठीक है। तो इनको ना सताया जाता था, ठीक है, डेफिनेटली सताया जाता था। बिहार में तो हालत ही खराब कर दी, प्रेसिडेंट रूल लगा लगा के लंबे लंबे समय तक चलती थी, और ऐसे ऐसे डिसीजन होते थे। जो गवर्नर होते थे, बुट्टा सिंह एक थे, मतलब सोचिए मत, मतलब कि उनके डिसीजन होते तो पता ही नहीं चलता था कि वो खुद ही असंवैधानिक है या वहाँ की सरकार असंवैधानिक है, समझ में नहीं लोगों को आता था, ठीक है। बट इन 1990s जो दशक है ना, वहाँ से इसमें चेंजेज आने लगा। क्या हुआ, इसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां उभर के आने लगी बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट में, ठीक है। बिहार में, झारखंड में, मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में ना रीजनल पार्टियां उभर के आई। और जो सेंटर में जो क्या हुआ ना, सेंटर में भी ना किसी एक पार्टी का बहुमत आना बंद हो गया। न तो कांग्रेस का, और उसमें उभर के आई बीजेपी, ठीक है, किसी का भी एक का भी बहुमत क्लियर कट नहीं आ रहा है। तो रीजनल पार्टियों का सपोर्ट लेते थे, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा जो बंटवारा कर रहे थे ना पावर का, अपने पास रखे, जो यूनिटरी टाइप की थोड़ी थोड़ी हो चली थी ना, वो कम होना चालू हो गया, और स्टेट्स का ना बोलबाला होने लगा। तो इससे कुल मिला के आप देखिएगा, जो हमारा फेडरलिज्म है ना, मजबूत हुआ ना। हाँ, हालांकि कोई भी जो अच्छा काम होता है उसके साथ साथ थोड़ी समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं। अब हमारे पास एक नया कल्चर हो गया पावर शेयरिंग का, स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पेक्ट बढ़ा, ऑटोनॉमी बढ़ी, ठीक है। बट इसके साथ कुछ समस्याएं भी तो होंगी। इस इमेज से आपको पता चल रहा होगा समस्याएं क्या हुई होंगी। देखिएगा, पसीने छूट रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। देखिएगा पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जिस कुर्सी पे बैठे उसमें देखिएगा कौन कौन लोगों का और फोटो लगा हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी का देखिए, जो लीडर है उनका फोटो लगा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से देखिए लीडर्स हैं, जो मायावती हैं, ममता बनर्जी, इस सब का फोटो इमेजेस क्यों लगा, क्योंकि इनके सपोर्ट से इन्होंने गवर्नमेंट बनाया है। इनको मेजोरिटी, इनके जो बीजेपी है उसको मेजोरिटी नहीं मिला था। तब क्या होगा, ये जो सब पुल करते रहेंगे, पुल फैक्टर चलता रहेगा। बस देखिए, हमारा बात नहीं माने तो हम तो बस समर्थन वापस लिए, ऐसा स्थिति था, ऐसा हुआ। 1996 में सिर्फ इनका सरकार 13 दिन के लिए बना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे बीजेपी, बट मेजोरिटी तो नहीं था। प्रेसिडेंट ने इनको बुलाया, बोला आइए सरकार गठन कीजिए, बट इनको पता चला कि मैं मेजोरिटी इकट्ठा नहीं कर सकता, तो 13 दिन के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। सोचिए, उसको 1998 में फिर बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए, परंतु फिर भी क्लियर मेजोरिटी नहीं। तो बहुत इनको लोगों ने समर्थन किया, ठीक है। समर्थन करने में एक ओबी थे, AIDM के, आप सबको याद होगा, मर गई बेचारी जयललिता जी। और उसके बाद हो गया खींचातानी, अनपट रही, और फिर उन्होंने बोलते रहे कि बोले हम समर्थन वापस ले लेंगे। सारे दिल्ली वाले लीडर चेन्नई में बोला, देखिए अन्ना आना, अम्मा देखो ना, कहा है अम्मा, मान जाओ ना अम्मा, बट नहीं मानी अम्मा। कुल मिला के समर्थन ले लिया वापस, और सरकार गिर गई। मात्र 1 साल और लगभग 7 महीने से थोड़ा कम ही, समझिएगा, 1 साल और 7 महीने से कम, 1999 में सरकार गिर गई। तो ये समस्या थी, परंतु कुल मिला के आप देखिएगा ना, एक वो भी आया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में, ठीक है। क्या केस में क्या जजमेंट दिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, कि बोला देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल जो लगाते हैं ना, ये मनमर्जी नहीं चलेगी, और किस बेस पर लगाए हैं, जो प्रोक्लेमेशन आपने प्रेसिडेंट ने किया ना, ये जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा बनेगा, इसको जुडिशियरी रिव्यू कर सकता है। और प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं कि मैं सेटिस्फाई हूं कि कोई राज्य का ना जो शासन व्यवस्था है ना असंवैधानिक हो चला है, तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और आपको रिलेवेंट मटेरियल दिखलाने पड़ेंगे जुडिशियरी को, ठीक है। और अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिला, या आपने बेबुनियाद तरीके से डिसमिस किया, तो फिर से हम रिवाइव करवा देंगे स्टेट में शासन व्यवस्था। जुडिशरी ने इस केस में जजमेंट दिया। इस
जजमेंट के वजह से भी, और बाद में जिस तरह से कोalition वाली कल्चर चले, रीजनल पार्टी का बोलबाला हुआ, इसे कुल मिला के हम इस टेस्ट में भी हो गए पास, ठीक है, और हमारा फेडरलिज्म और मजबूत हुआ। चलिए अब हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, कुल मिला के हम समझेंगे अभी थर्ड टीयर के बारे में, ठीक है। आप सबको तो याद है ही कि हमारे फेडरलिज्म में 3 टीयर हैं। तीसरे टीयर का जरूरत क्या? ज़्यादातर जो देश जो हैं उनमें तो 2 ही टीयर है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, लाइक दैट, नाम जो भी हो। तो हमारे यहाँ ऐसा क्या? तो अब समझना पड़ेगा, हमारे यहाँ स्टेट्स ही इतने बड़े बड़े हैं। अगर आप देखिएगा टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश है ना, रसिया से बड़ा है। महाराष्ट्र तो ऑलमोस्ट जर्मनी के बराबर है। हमारे यहाँ स्टेट्स इतने डाइवर्स हैं, बड़े, एक तो बड़े बड़े हैं अगर दूसरे कंट्रीज की अपेक्षा में देखिएगा तो, एक तो इतने डाइवर्स हैं जो आप समझिएगा कि भाई इतनी डाइवर्सिटी, यहाँ तो पावर शेयरिंग को और पेनिट्रेट करना पड़ेगा और नीचे ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना होगा। इसी के वजह से हमारे यहाँ थर्ड टीयर लाया गया, क्योंकि जो लोकल का समस्या लोकल ही जाने। आप समझिएगा बात को, अगर आप सोचिए कि एक जूता अगर यूनियन गवर्नमेंट ने खरीदा, बोला कि जो सारे जो लोकल भी हैं, दूर दराज के सुदूर क्षेत्र, उन सबका समस्या इसी जूते से निपटारा हो जाए, तो गलत है, क्योंकि वन शू कैनॉट फिट ऑल, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। सो इसलिए हमारे यहां क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, ठीक है, थर्ड टीयर के रूप में, ताकि लोगों को अपने लोकेलिटी का ज़्यादा नॉलेज है, अपने समस्या को अपने तरीके से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनके पास बेटर आइडियाज होगा कि लोकल में मोर इफिशिएंसी लाने के लिए कहाँ पे पैसा खर्च करें, ठीक है, कैसे थिंग्स को मैनेज करें, ठीक है। और उसके साथ साथ जब एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके, एकदम निम्नतम स्तर पे जाके, अगर लोगों को आप जब डिसीजन मेकिंग में अगर पार्टिसिपेशन कराइएगा, जैसे हमारे यहाँ लोकल लेवल पे ग्राम सभा में होती है, ग्राम सभा में जितने जो 18+ वाले एडल्ट हैं ना, मेल फीमेल, सब उसमें उसका पार्ट बन जाता है ग्राम सभा, और सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्टनर बन जाते हैं। कुल मिला के वहीं से हैबिट हो जाती है क्या चीज़ का, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का। उनको मज़ा आने लगता है, सबको मज़ा आने लगता, हमको समझ में आने लगती है कि हम डेमोक्रेसी का हिस्सा है, बड़ी सुंदर डेमोक्रेसी है भारत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोकल समस्याओं का जब समाधान करेंगे, हम मुखिया जी चुनेंगे और मुखिया जी वहाँ पर डिसाइड करेंगे, अरे लोकल लड़कन को कैसन डांस में मज़ा आता है, बुलाओ कहीं से डांस करने वाले को, और सबको मज़ा कराते हैं, ये धमाधम धमाधम धमाधम। हम मुखिया जी के बारे में सोचते तो ऐसे ही लगता है, मुखिया जी चल रहे, निकाले स्कॉर्पियो एकदम काला वाला, आप 5-6 बंदूकधारी पीछे फायरिंग करते हुए, लड़का लोग और लड़का लोग चलो मज़ा करते हैं। आप फिर उसके बाद विस्की या रम और उसका एकदम डांस एक नंबर का, आप मुखिया जी पे गाना बज रहा है, हम सबके दिमाग में ऐसा इमेज आता है, बट ऐसा नहीं है। समझिएगा, मुखिया जी का आप रोल समझिएगा, उनके जो पंचायत हैं, ठीक है, उसमें किस तरह का सिंचाई की व्यवस्था करवाना है, इरिगेशन, ठीक है। सरकार की फंडिंग होती है घर बनाने का, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, कैसे कैसे अलॉटमेंट करना है, कि कौन नीडी है ज़्यादा, कि इनको क्या इनकम का सोर्स है, उनका घर हम बनवाएं कि ना बनवाएं, ठीक है, वो सब डिसाइड करते हैं, उसका प्रोग्रेस को देखते रहते हैं, ठीक है। गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस है, वहाँ न्यूज़पेपर आए, ठीक है, इंटरनेट की लाइब्रेरी व्यवस्था हो, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो बांटते हैं, चावल गेहूँ, ठीक है, चीनी तेल, इसका बंटवारा सही से हो रहा हो, ठीक है। गांव या जो उनके ब्लॉक है उस लेवल पे मेला का आयोजन किया जा रहा हो, हाट लगाई जा रही हो, कहाँ पे लगाई जा रही हो, उसके लिए कितना जगह चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी न हो, और जो वो लोग हैं जो हाट लगा रहे हैं, मार्केट लगा रहे हैं, जो बिजनेसमैन, उनको भी परेशानी ना हो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का जो व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, ताकि सबके घर में पानी नल से मिल रहा हो,
ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो जहाँ पे लोग जा रहे हैं, ठीक है, औरतों और लड़कियों का ध्यान रखा जा रहा हो, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनका सैनिटेशन के बारे में, ये सब इनका काम है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11 में 29 आइटम हैं जिसमें ये हमारे मुखिया जी डील करेंगे। यानी कि जो हमारी जो पंचायत है ना, पंचायती सिस्टम विलेज में, वो डील करती है। कितने हैं सब्जेक्ट टोटल? 29 आइटम, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम कितने शेड्यूल पढ़ चुके हैं? हम शेड्यूल 7 भी पढ़ लिया हमने, शेड्यूल 8 भी पढ़ लिया हमने, शेड्यूल 11 भी पढ़ लिया। एक और शेड्यूल हम पढ़ेंगे। आप सबको मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कितने शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखिएगा, ग्राम पंचायत ऑफिस में इतना सारा काम हो रहा है, तो आखिर इसका जेनेसिस क्या है? 3rd टियर का एक कोई नई व्यवस्था नहीं है जो हमारे संविधान ने लाया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैदिक एज से ही पंचायतन एक सिस्टम थी जिसमें 5 लोग रहेंगे, पंच परमेश्वर जिसको बोलते थे, उसमें एक स्पिरिचुअल मैन भी रहेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, सभा, समिति, विधाता, क्योंकि लोकल सेल्फ यूनिट, सेल्फ गवर्नेंस का जो यूनिट है, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है। ब्रिटिश टाइम में हालांकि बहुत, और मध्यकालीन भारत में अगर आप देखें तो इसमें कमी होती चली गई, इनके जो रोल हैं उसमें कमी होती चली गई, इनके पावर्स में कमी होती चली गई, उतनी ज़्यादा तो नहीं, ब्रिटिश सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा कमी होती चली गई, परंतु रियलाइज हुआ बाद में ब्रिटिशर्स को, नहीं, ये जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस तो किनको बोला जाता? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। 1882 में इन्होंने डेमोग्राफिक फ्रेमवर्क लेके आए, सॉरी डेमोग्राफिक नहीं, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क लेके आए। इस इंस्टीट्यूशंस का इन्होंने बताया कि कितना मेंबर कहाँ होना चाहिए, क्या इनका रोल होना चाहिए, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो आर्टिकल 40 क्या है? डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें बताया गया, पंचायत का नाम आया आर्टिकल 40 में, ठीक है। उसके बाद 1957 में जब हमारे यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आए थे आज़ादी के बाद, वो सबको रिव्यू करने के लिए आखिर कितना सक्सेसफुल रहा है, तो 1957 में हम लेके आए BR मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। उन्होंने देखा कि किस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और कहाँ तक पहुँच रही ग्रास रूट में, क्या जो हम ऊपर से भेज रहे हैं वो सबको नीचे तक पहुँच रहा है, ग्रास रूट तक पहुँच रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह का जो अपेक्षा करता है कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आ रहा है, सबको देखते हैं। तुमको लगा कि नहीं, हमारे यहाँ ना 3 टियर का PRI होना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ ही उन्होंने ही बोल दिया कि 3 टियर का होना चाहिए, समझ गए? सो इसको मद्देनजर रखते हुए, बलवंत राय मेहता कमेटी को ध्यान में रखते हुए, उसमें हमारे कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। स्टार्ट तो हो गई, परंतु आप देखिएगा कि उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? कुछ और स्टेट्स ने किया, ज़्यादातर स्टेट्स ने किया, परंतु वो वाली जो बात रहती है ना कि उनका प्रॉपर टाइम पे इलेक्शन हो रहा है 5 साल के बाद फिर से, या अगर डिसमिस हो गया तो जो मुखिया जी हो डिसमिस कर दिए गए नचाने के चक्कर में, तो फिर उसके बाद 6 महीने के भीतर दूसरा इलेक्शन, और ये सब नहीं हो रहा था। कोई मुखिया जी हैं तो 15 साल 20 साल से हैं, ठीक है। मैंने खुद ही ऐसा देखा है, हमारे नाना थे, वो मुखिया ही थे, हम सोचते थे कि तो मुखिया मतलब कभी हारते नहीं हैं क्या, क्यों इलेक्शन ही नहीं हुई थी हमारे एरिया में पिछले 10-12 साल से, तो मुखिया जी थे, मुखिया जी ही थे, ठीक है। फंडिंग की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, फंड प्रॉपर नहीं आता था, ये सब प्रॉब्लम था। फाइनली जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, समझिएगा। इस अमेंडमेंट के जरिए इनको मजबूती प्रदान की गई और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से समझिए गारंटी दिया गया कि आप हैं, आपका रोल क्या, आपका डोमेन क्या है, आपके रेवेन्यू के माध्यम क्या है, समझ गए? ओके। अब समझिएगा कि
इन अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया कि आपको हर 5 साल में इलेक्शन करवाना है। इसके लिए हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। समझिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके लिए ही होता है, सिर्फ पीआरआईज के लिए होता है। ठीक है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है कि समझिए ये जो विधानसभा उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाता है, नॉट स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि जो इलेक्टेड बॉडीज जो होंगे ना, उसमें सीट का रिजर्वेशन होगा फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब ओबीसी। ठीक है, ये भी बताया गया कि इसमें महिलाओं का आरक्षण होगा एटलीस्ट 1/3। समझिएगा, ये सबसे सुंदर जो फीचर है ना इस अमेंडमेंट का यही था कि महिलाओं को आवाज, उनको मतलब एक मजबूती प्रदान करनी है, उनको आवाज देना है। ठीक है, इसके लिए 1/3 उनके लिए रिजर्वेशन। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ऐसा सक्सेस हो गया कि अब महिलाएं हमारी सशक्त हो गई इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है। अभी वो जो पंचायत पति आप सुनते ही हैं कि भाई औरत सिर्फ नाम के लिए मुखिया हैं और सब काम तो पीछे से उनके हस्बैंड करते हैं। वही चल रहा है, वो बेचारी घर में है, खाली साइन करती हैं, अंगूठा लगाती हैं, और उनके मर्द वही स्कॉर्पियो लेके चल रहा है, बंदूकधारी लेके, जो हमने देखा था। ठीक है, अब मुखिया जी चलिए ना। ठीक है, कोई बीच में बोल देगा मुखिया जी तो आप नहीं हुए, आपके औरतिया पगला आदमी, औरतिया तो घर में न रहेगी हो। इस तरह का सिचुएशन है, परंतु धीरे धीरे सब सुदृढ़ होने लगेगा जिससे जैसे लिटरेसी बढ़ता जाएगा। महिलाओं को क्या बोलते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल उनको दे दिया ना कि 33%, तो उससे वो सशक्त होती जाएंगी, और वही हमारा मकसद है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को बताया गया भैया आप ना एक फाइनेंस कमीशन लेके आइए, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और उसमें बताइए कि किस तरह से इनको सुदृढ़ किया जाए फाइनेंशियली, कैसे आपका रेवेन्यू शेयरिंग करना है, कैसे आप उनको ग्रांट देना है, कैसे बंटवारा करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझिएगा होता क्या है, हम अभी पढ़ेंगे ग्राम पंचायत वाला जो सिस्टम है ना हमारा, उसको हम पढ़ेंगे। क्या होता है ना, विलेजेस को ना हम वार्ड में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? वार्ड में बांटते हैं। ठीक है, वार्ड में बांटने के बाद हर वार्ड से क्या इलेक्ट होंगे, जिनका इलेक्शन होगा प्रॉपर, ठीक है, वो निकल के आएंगे जिनको हम बोलेंगे वार्ड मेंबर। अब उन्हीं को हम बोलते हैं पंच, दूसरा नाम भी है क्या, पंच। ठीक है, इसलिए जो हेड हो जो उनका होता है उनको क्या बोलते हैं, सरपंच। ठीक है, और एक विलेज या बड़ा विलेज है तो एक ही विलेज नहीं तो 2-4 विलेज छोटे छोटे, तो सबको मिला के क्या बनाते हैं, हम ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे? याद रखिएगा, ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिजॉल्व नहीं होती। इनफैक्ट अगर 5 साल भी हो जाता है ना तो ग्राम सभा खत्म नहीं होती है। ठीक है, 5 सभा के बाद फिर से इलेक्शन होगा, मुखिया जी दूसरे आ जाएंगे, पंच लोग दूसरे इलेक्ट होके आएंगे, यानी कि वार्ड मेंबर, परंतु ग्राम सभा कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जो 18+ के एडल्ट हैं उस एरिया में सब लोग उसके ऑटोमेटिक मेंबर हो जाते हैं। याद रखिएगा, ग्राम सभा का। ठीक है, और ग्राम सभा ही निर्णय लेती है। ठीक है, और इसका जो अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी देखेंगे तो कौन हो गया, उसमें पंच हो गए, हेडेड बाय सरपंच, या उसी को हम बोलते हैं मुखिया जी। समझ में आ गया? तो इससे हमारा क्या बन गया, ग्राम पंचायत। अब ऐसे ढेर सारे ग्राम पंचायत हो गए, इनको मिला के क्या बनेगा, फिर पंचायत समिति बनेगा। क्या बनेगा? पंचायत समिति। इसका भी इलेक्शन होगा। ठीक है, पंचायत समिति को मिला के क्या बनेगा, सबसे ऊपरी स्तर पे क्या हो जाएगा, जिला परिषद। ठीक है, नाम पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा, नाम कहीं कहीं पंचायत समिति को ब्लॉक समिति बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, मतलब कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, नाम का सिर्फ अंतर है, काम एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं मंडल पंचायत ही बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो एक हायरार्की है, आप समझ गए। नीचे हो गया ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर हो गया जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है उसका पॉलिटिकल हेड हो जाएंगे, और जो उस डिस्ट्रिक्ट का जितने एमपी होंगे और जितने एमएलए होंगे, ठीक है,
और कुछ ऑफिसर्स लाइक जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, सर्किल ऑफिसर, उसके वो पार्ट रहते हैं, सब मिला के व्यवस्था को चलाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, सेम वे में आप देखिएगा सिटीज के लिए, छोटे सिटीज के लिए क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी, हालांकि कहीं कहीं टाउन काउंसिल भी है और छोटे के लिए, ठीक है, बट आप दो ही समझिए, एक सिटी और एक बहुत बड़ा सिटी। तो सिटीज के लिए क्या हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, उसके म्यूनिसिपल चेयरमैन होंगे और उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। बड़े सिटीज के लिए क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, जैसे जैसे आप बैंगलोर का देखिएगा तो बीबीएमपी है, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो हेड हो गए वो क्या कहलाएंगे, मेयर कहलाएंगे, समझ गए, उनके हेड क्या कहलाएंगे, मेयर कहलाएंगे। और जो उनको सपोर्ट करेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी होगी, ब्यूरोक्रेसी का भी हमारा साथ में सपोर्ट रहता है, ठीक है, वो कौन रहेंगे, वो कमिश्नर होंगे, जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मेयर क्या है, इलेक्टेड है, वो चुनाव से जाते हैं मेयर, समझ में आ गया, बट कमिश्नर इलेक्टेड नहीं होते हैं। ये सब पढ़ लिख के आईएएस बनते हैं, जिसकी आप सब तैयारी करेंगे आगे जाकर, ठीक है दोस्त। अब इनका मेयर साहब का क्या रोल हो जाएगा, जैसे हमने मुखिया जी का रोल देखा था, तो देखिए जैसे फायर फाइटिंग का व्यवस्था शहर में कैसा है, उसको मजबूत कराना है, ब्यूरियल्स का क्या व्यवस्था है, ट्रीज, मतलब समझिए कि शहरों में कैसा पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट का सेग्रीगेशन, मतलब कि समझिए कि अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेट करवाना है, फिर सबको पहुंचवाना है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ये सब व्यवस्था देखनी है। अब बड़ी ही बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण रोल है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था देखना है, ठीक है। स्लम का डेवलपमेंट देखना है, झुग्गी झोपड़ियों का बेहतरीन करना है, वहाँ सुविधाएं देनी है, ठीक है, ये सब इनका देखना काम है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, ठीक है। जो रोड्स हो गए, ब्रिजेज हो गए, ये सब भी इनको देखना है। तो कुल मिला के इसका जो वर्णन है कहाँ पे है संविधान में, शेड्यूल 12 में है। शेड्यूल 12 में कितने आइटम है, 18 आइटम हैं। समझ गए ना, हमने क्या क्या पढ़ा, शेड्यूल 7 पढ़ा, शेड्यूल 8 पढ़ा, शेड्यूल 11 पढ़ा एंड शेड्यूल 12 पढ़ लिया, राइट फ्रेंड्स। सो अगर एक थर्ड टीयर का आप रिव्यू करेंगे कि इससे हमारा फेडरलिज्म कितना मजबूत हुआ, तो आप देखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला ना 1992 में, इसके वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी हुई वो डीपन हो गई, ग्रास रूट तक पहुंच गई। हर 5 साल में इलेक्शन, एकदम मेला का मौसम, करेक्ट ना। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको लोकलाइट से सॉल्व कर रहे हैं, लोकल तरीके से, और उनको रेवेन्यू का गारंटी कि भैया देखिए आपको इतना पैसा यहाँ से मिलेगा, बंटवारा होकर आएगा, राज्य सरकार आपको इतना पैसा देगी, ठीक है, इस पर नजर है केंद्र सरकार की, आपको मिल रहा है कि नहीं। तो इससे उनके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आई, ठीक है। महिलाओं का रिजर्वेशन की वजह से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, उनका आवाज को मजबूती मिला, ठीक है, घर से बाहर निकली, ठीक है। हालांकि इसके साथ साथ काफ़ी समस्याएं, कुछ समस्याओं का ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन तो टाइम पे होते हैं, ठीक है, बट जो ग्राम सभा को जो उसको एक दिया हुआ फ्रीक्वेंसी कि आपको इतने समय में इतने बार मिलना है समस्याओं को सुनने के लिए, समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए, ये टाइम पे रेगुलरली नहीं आते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने ना इनको ना उनके पावर भी ट्रांसफर ठीक तरीके से नहीं किया है, रेवेन्यू का बंटवारा सही से नहीं किया है। तो अभी हमें एक लंबी दूरी चलनी है, स्टिल वी हैव टू गो ए लॉन्ग वे, हम जा रहे हैं और हम सबको आशा है कि हम पहुंच जाएंगे। और इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थर्ड टीयर के रूप में है हमारे यहाँ, जो पीआरआईज हैं, सो ये हमारे डेमोक्रेसी को और डीपन करेंगे और मजबूत करेंगे, एकदम भीतर से सॉलिड ठोस एकदम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा वीडियो होता है अब ख़त्म, ठीक है। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।